दोस्तों यूपीएससी की तैयारी करने के लिए हमें संविधान के लिए 6 क्लास के एनसीईआरटी से स्टार्ट करते हैं हमें इसके संविधान की तैयारी करनी है। पहले हम 6 क्लास के एनसीईआरटी पढ़ेंगे आज और देखेंगे हमें 6 क्लास के एनसीईआरटी से नोट्स कैसे बनाने हैं। आज हम एनसीईआरटी से नोट्स बनाना सीखेंगे। ये है हमारा एनसीईआरटी का फर्स्ट पार्ट। 6 क्लास की एनसीईआरटी है ये इसका फर्स्ट पार्ट है। लेकिन इसमें हम देखेंगे कि हमें क्या क्या पढ़ना है और क्या क्या नहीं। हमें ये सिर्फ पढ़ना है, यहाँ से यहाँ तक जो भी हमें नोट्स बनाने हैं उसे हम हाईलाइट कर लेंगे। ये आप लोग इस किताब को ख़रीद लेंगे और अगर नहीं है तो आप ऑनलाइन भी इसको डाउनलोड कर सकते हैं गूगल से जाके। आप यहाँ पे देखिए कि आपको क्या क्या पढ़ना है इसमें। अभी सिर्फ हमें इसमें पढ़ना है भारत में विविधता। ये आपको दिखाई दे रहा होगा, अगर आपको नहीं दिख रहा है तो आपको दिखेगा विविधता। ये मैंने पहले ही हाईलाइट किया है। आपको करना क्या है, आपको जो भी आपको लगता है कि हाँ हमें इसके नोट्स बनाने चाहिए, ये सही है, तो आपको पहले पेंसिल से हाईलाइट करने हैं। फिर उसके बाद आप पहले पूरी एनसीईआरटी पढ़िए। पूरी एनसीईआरटी पढ़ने के बाद पूरी किताब को ऐसे हाईलाइट करने के बाद, जैसे हम पेंसिल से कुछ भी हाईलाइट, जैसे कि हमें ये सही लगेगा तो हम इसको हाईलाइट कर देंगे, ऐसे हाईलाइट। ठीक है, हमें किसी भी हाइलाइटर का यूज नहीं करना है। हमें हाइलाइटर का यूज दोबारा जब हम एनसीईआरटी पढ़ेंगे दोबारा से इस किताब को पढ़ना है, जब हमें हाइलाइटर का यूज करना है। आपको पहली बार में हाइलाइटर का यूज नहीं करना है, क्योंकि मैंने ये पढ़ चुकी हूँ मैं इस किताब को, तो इसलिए मैं हाइलाइटर का यूज कर चुकी हूँ। इसलिए मैं आपको बता रही हूँ, आपको पहली बार में हाइलाइटर का यूज नहीं करना है, आपको दूसरी बार में हाइलाइटर का यूज करना है। ओके, अब देखो, अब हम नोट्स बनाएंगे इसके। हमें इससे पहले के सब कुछ पढ़ना है। हमें टोटल किताब पढ़नी है और फिर उसमें हाइलाइटर का यूज करना है। जैसे कि इसमें ये ज़रूरी है, भारत में विविधता। भारत विविधताओं का देश है। हम विभिन्न भाषाएं बोलते हैं, विभिन्न प्रकार का खाना खाते हैं, अलग अलग त्यौहार मनाते हैं और भिन्न भिन्न धर्मों का पालन करते हैं। बस हमें यहाँ तक ही निशान लगाना है। ओके, हमें इतना लिखना है, भारत में विविधता। हमें पता चल गया। अब हम इसको एक नज़र इन पे इस पूरे चैप्टर पे मारेंगे। ठीक है, ऐसे हम पढ़ लेंगे, फिर हम आगे आएंगे। इसमें देखो दोस्तों, विभिन्नता के चैप्टर में लद्दाख के बारे में बताया गया है। लद्दाख, हम इससे लद्दाख के बारे में जान सकते हैं कि लद्दाख में क्या है, लद्दाख में क्या विभिन्नता है। फिर यहाँ पे देखो, लद्दाख जम्मू और कश्मीर के पूर्व में पहाड़ियों में बसा एक रेगिस्तानी इलाका है। यहाँ पर बहुत ही कम खेती संभव है, क्योंकि इस क्षेत्र में बारिश बिल्कुल नहीं होती है और यह इलाका हर वर्ष काफ़ी लंबे समय तक बर्फ से ढका रहता है। इस क्षेत्र में बहुत ही कम पेड़ उग पाते हैं। पीने के पानी के लिए लोग गर्मी के महीने में पिघलने वाली बर्फ पर निर्भर रहते हैं। देखो दोस्तों, अगर हमें इसलिए हाईलाइट करना है क्योंकि हमें पता चल जाएगा कि लद्दाख में कैसा पर्यावरण है, वहाँ पे क्या है क्या नहीं है। हमें जब इससे याद रहेगा, जब हम इसके नोट्स बनाएंगे, हम लद्दाख के बारे में पता रहेगा, इसकी जियोग्राफी क्या है लद्दाख की। ठीक है, अब हम यहाँ पे आपको ये पूरा ऐसा, अगर आप नोट्स बना रहे हो, अगर ये सब पूरा आपको पूरी किताब नहीं लिखनी है ऐसे कि आपने पूरा ये सब छाप दिया, नहीं, आपको अपनी भाषा में ये सब कुछ मतलब हम नोट्स छोटे करके बनाने हैं, इतने बड़े नहीं बनाने हैं कि हमने पूरा ही छाप दिया, जितना हमने हाईलाइट कर रखा है पूरा टोटल लिख दिया। नहीं, हमको छोटे में अपनी भाषा का यूज करते हुए अपनी भाषा में, जिससे हम जल्दी समझ सके, एग्ज़ाम टाइम पे हम जल्दी से पढ़ सके, उस तरीके से हमें नोट्स बुलेट पॉइंट्स में बनाने हैं, छोटे छोटे नोट्स बनाने हैं जिससे हम समझ सके। ये तो सिर्फ हाईलाइट करने के लिए है कि हमें कहाँ से कहाँ तक अपना नोट्स बनाना है। ठीक है, इसके लिए हम अपनी भाषा का प्रयोग करेंगे जिससे कि हम जल्दी से जल्दी समझ सके। ओके, हमने यहाँ तक कर लिया था। यहाँ के लोग एक खास किस्म की बकरी पालते हैं जिसे पश्मीना ऊन मिलती है। यह ऊन कीमती होती है, इसलिए पश्मीना शॉल बड़ी महंगी होती है।
फिर हम यहाँ पे आ जाएंगे, कश्मीर में ही पश्मीना शालें बुनी जाती है। देखो दोस्तों, अब हमें सब पढ़ने से पता चलेगा कि पश्मीना शॉल कहाँ मिलती है, कैसे मिलती है, ठीक है, वरना हमें नहीं पता चलेगा। यहाँ के लोग दूध से बने पदार्थ जैसे मक्खन, चीज़, खास तरह का छेना एवं मांस खाते हैं। हर एक परिवार के पास कुछ खास गाय, बकरी और याक होती है। इसका मतलब लद्दाख के लोगों के पास गाय और बकरी पशुओं के रूप में पाले जाते हैं, ठीक है। आप देखिए, लद्दाख तो व्यापार के लिए एक अच्छा रास्ता माना गया, क्योंकि यहाँ कई घाटियाँ हैं जिससे गुजर कर मध्य एशिया के काफिले उस इलाके में पहुँचते थे जिसे आज तिब्बत कहते हैं। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि लद्दाख व्यापार के लिए बहुत अच्छा रास्ता माना गया, क्योंकि मध्य एशिया के काफिले इलाके में पहुंचते थे जिससे आज तिब्बत कहते हैं। ये काफिले अपने साथ मसाले, कच्चे रेशम, दरिया आदि लेकर चलते थे। इसे हम इस जैसे हमें बुलेट पॉइंट्स में लिखना है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि लद्दाख के रास्ते ही मसाले, कच्चा रेशम दरिया लेकर चलते थे, ओके, घाटियों से होकर। अब हमें यहाँ से लगाना है, लद्दाख के रास्ते ही बौद्ध धर्म तिब्बत पहुँचा। लद्दाख को छोटा तिब्बत भी कहते हैं। तिब्बत 400 साल पहले यहाँ पर लोगों का इस्लाम धर्म से परिचय हुआ। इसका मतलब लद्दाख में इस्लाम भी मिलता है, इस्लाम धर्म भी होता है, ओके। अच्छी खासी संख्या में मुसलमान रहते हैं। लद्दाख में गानों और कविताओं का बहुत ही समृद्ध मौखिक संग्रह है। तिब्बत का ग्रंथ केसर सागा लद्दाख में काफ़ी प्रचलित है। केसर सागा यहाँ का ग्रंथ, ओके। उसके स्थानीय रूप को मुसलमान और बौद्ध दोनों ही लोग गाते हैं और उस पर नाटक खेलते हैं, ठीक है दोस्तों। अब हम यहाँ गए, अब हम देखेंगे केरल में क्या क्या है, क्या नहीं है, हमें इसे पढ़ के पता चलेगा, ठीक है। भारत के दक्षिणी पश्चिमी कोने में बसा हुआ राज्य है। यह एक तरफ से समुद्र से घिरा हुआ है और दूसरी तरफ पहाड़ियों से। इन पहाड़ियों पर विविध प्रकार के मसाले जैसे काली मिर्च, लौंग, इलायची आदि उगाए जाते हैं। इन मसालों के कारण यह क्षेत्र व्यापारियों के लिए बहुत ही आकर्षक बना। ये आज से नहीं, बहुत पहले से है। यहाँ पे काली मिर्च, लौंग, इलायची के लिए प्रसिद्ध है और भी चीज़ों के लिए। इसी वजह से इनका व्यापार भी होता था। ये भारत से बाहर भेजे जाते थे। मसालों के लिए भारत बहुत प्रसिद्ध है पहले से ही, ओके। सबसे पहले अरबी और यहूदी व्यापारी केरल आए। ऐसा माना जाता है कि ईसा मसीह के धर्मदूत संत थॉमस लगभग 2000 साल पहले यहाँ आए। भारत में ईसाई धर्म लाने का श्रेय उन्हीं को जाता है। अरब से कई व्यापारी यहाँ आकर बस गए। इब्न बतूता ने, जो करीब 700 साल पहले यहाँ आए, अपने यात्रा वृत्तांत में मुसलमानों के जीवन का विवरण देते हुए लिखा कि मुसलमान समुदाय की यहाँ बड़ी इज्जत थी। वास्को डी गामा पानी के जहाज से यहाँ पहुँचे तो पुर्तगालियों ने यूरोप से भारत तक का समुद्री रास्ता जाना। ये देखो दोस्तों, यहाँ से हमें 2 इतिहास के क्वेश्चन भी पता चलते हैं कि इब्न बतूता और वास्को डी गामा पहले कहाँ पहुँचा था, ओके। इन सभी ऐतिहासिक प्रभावों के कारण केरल के लोग विभिन्न धर्मों का पालन करते हैं, जिनमें यहूदी, इस्लाम, ईसाई, हिंदू एवं बौद्ध धर्म शामिल है। इससे हमें पता चलता है कि केरल में यहूदी, इस्लाम, ईसाई, हिंदू एवं बौद्ध धर्म शामिल है, ओके। चीन के व्यापारी भी केरल आए। यहाँ पर मछली पकड़ने के लिए जो जाल इस्तेमाल किया जाता है वो चीनी जालों से हूबहू मिलता है। उन्हें चीनी वाला कहते हैं। तो इससे हमें पता चला कि चीन के व्यापारी भी केरल आए और मछली पकड़ने के जाल को केरल में चीनी वाला कहते हैं। फिर
अब हम ये सब छोड़ देंगे, ये नहीं हम हाईलाइट करेंगे यहाँ पे। अब इसमें करेंगे केरल की उपजाऊ जमीन और जलवायु चावल की खेती के लिए बहुत उपयुक्त है और वहाँ के अधिकतर लोग मछली, सब्जी और चावल खाते हैं। इससे हमें पता चलता है, देखो एक जियोग्राफी का क्वेश्चन है कि वहाँ की केरल की भूमि में चावल की खेती होती है, तो हमें पता चला है कि चावल की खेती केरल में होती है। आप एक और देखेंगे, यहाँ पे देखेंगे केरल में मनाए जाने वाला त्योहार ओणम। ओणम का एक विशेष आकर्षक नाव प्रतियोगिता। ओणम का त्यौहार मनाया जाता है, उसमें एक नाव प्रतियोगिता होती है जो केरल में मनाया जाता है। इससे हमें पता चलता है। ओके दोस्तों, अब हम आगे बढ़ेंगे। आगे ये देखो, हमें यहाँ पे कोई ऐसा नहीं है कि जिसके हम नोट्स बनाए हम इसे पढ़ेंगे, सिर्फ पढ़ेंगे। ओके, अब हम यहाँ देखेंगे, यहाँ पे हमें नोट्स बनाने के लिए ये सब कुछ है। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान ही भारत के झंडे की परिकल्पना की गई। इस झंडे को सारे भारत के लोगों ने अंग्रेजों के खिलाफ इस्तेमाल किया। हमें पता चलता है कि भारत के झंडे की परिकल्पना कब की गई स्वतंत्रता संग्राम के दौरान। ओके, और इसे क्यों, मतलब कि किस कारण से बनाया गया, इसे अंग्रेजों के खिलाफ इस्तेमाल करने के लिए बनाया गया। ओके, जवाहरलाल नेहरू ने अपनी किताब भारत की खोज में लिखा। इससे देखो हमें पता चलता है कि जवाहरलाल नेहरू की किताब का नाम है भारत की एक खोज की भारतीय एकता कोई बाहर से थोपी हुई चीज़ नहीं है, बल्कि यह बहुत ही गहरी है, जिसके अंदर अलग अलग तरह के विश्वास और प्रथाओं को स्वीकार करने की भावना है। इसमें विविधता को पहचानना और प्रोत्साहित किया जाता है। ओके, एकता में अनेकता का विचार हमें दिया। इस जवाहरलाल नेहरू ने ही हमें अनेकता में एकता का विचार दिया था। रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा रचित हमारा राष्ट्रीय गान भी भारतीय एकता की ही एक अभिव्यक्ति है। ओके, अब हमें जो हमने हाईलाइट कर लिया, आप भी वो हाईलाइट कर सकते हैं। ये हमारा फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हो गया है। अब हम दूसरे अध्याय में देखेंगे कि हमें क्या क्या पढ़ना है। इसमें यहाँ से हमें सिर्फ पढ़ लेना है अपनी नॉलेज के लिए। ओके, इसे एक नज़र हमें देखना है और हम देखेंगे कि हमें अब हाईलाइट कहाँ करना है, इसमें क्या है जो हम उसे हाईलाइट कर सकते हैं। ओके, जो हमारे यूपीएससी के एग्ज़ाम के लिए अच्छा है। अब हम देखेंगे, अब हमें देखो, ये हमें पढ़ लेना है कुछ मुसलमानों के बारे में। आम रूढ़िवादी धारणा है कि वे लड़कियों को पढ़ाने में रुचि नहीं लेते, इसलिए उन्हें स्कूल नहीं भेजते। ये दोस्तों, यहाँ से हमें पता चलेगा कि जो मुसलमान समुदाय है वो लड़कियों को या फिर अपने बच्चों को पढ़ाते क्यों नहीं है, हमें इससे पता चलता है। देखो, जबकि अध्याय यह दिखा रहे हैं कि मुसलमानों की गरीबी इसका एक महत्वपूर्ण कारण है। दोस्तों, हम सोचते हैं कि मुसलमान पढ़ाते नहीं हैं, तो इससे हमें पता चलता है कि जो मुसलमान गरीब होते हैं अपने बच्चों को नहीं पढ़ा पाते हैं। इसी कारण से, गरीबी की वजह से वे लड़कियों को स्कूल नहीं भेज पाते हैं या स्कूल से जल्दी निकाल लेते हैं। जहाँ पर भी गरीबों तक शिक्षा पहुंचाने के प्रयास किए गए हैं, वहाँ मुस्लिम समुदाय के लोगों ने अपनी लड़कियों को स्कूल भेजने में रुचि दिखाई। उदाहरण के तौर पर केरल में स्कूल प्राय घर के पास सरकारी बस की सुविधा बहुत अच्छी है, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा को स्कूल पहुंचने में मदद मिलती है। उसमें 60% से ज़्यादा महिला शिक्षित हैं। इन सभी कारकों में बहुत सारे गरीब परिवार के बच्चों को स्कूल जाने में मदद की है, जिसमें मुसलमान लड़कियों भी शामिल है। दूसरे राज्यों में जहां ऐसे प्रयास नहीं किए गए, वहां गरीब परिवारों के बच्चों को स्कूल जाने में मुश्किल आती है, चाहे वे मुसलमान हो, जनजातीय हो या अनुसूचित जाति के हो। जाहिर है कि मुसलमान लड़कियों की स्कूल से गैर हाजिरी का कारण धर्म नहीं, गरीबी है। इससे हमें पता चलता है दोस्तों कि स्कूली शिक्षा प्राप्त न करना
करने का कारण गरीबी है, न कि धर्म। ओके, अब हम ये सब पढ़ लेना है, आपको ये भी पढ़ लेना है, ठीक है। अब हमें आगे देखना है, आगे हम क्या हाईलाइट कर सकते हैं, हमें ये भी सब पढ़ लेना है। हमें यहाँ से कुछ भी हाईलाइट नहीं करना है, हमें ये भी पढ़ना है, ये भी हमें इन सब पे एक नज़र मारनी है बस, और कुछ नहीं। हमारा चैप्टर हो गया ख़त्म। अब हम अगले भाग में पहुँच गए हैं, सरकार। अब हम इसमें देखेंगे, अब हम इसमें क्या हाईलाइट कर सकते हैं। हम तीसरा अध्याय, ये हमारा तीसरा अध्याय शुरू हो गया है। हम तीसरे अध्याय में हमें नहीं लगता हम इसमें कुछ है हमारे लिए, तो हम ऐसे ही बस पढ़ लेंगे इसे अपनी जानकारी के लिए। ओके, हम इससे कोई हाईलाइट नहीं करेंगे, हम सिर्फ ऐसे ही पढ़ेंगे। ये हमारा चौथा अध्याय शुरू हो गया, फोर्थ लेसन। ओके, फोर्थ लेसन में देखते हैं, फोर्थ लेसन में भी शायद हमें नहीं, हाँ है, हमारे लिए है, ये है। देखिए, देखो दोस्तों, यहाँ पे लिखा है, आपको दिखाई दे रहा है ना अच्छे से। कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच कावेरी नदी के पानी को लेकर चल रहे विवाद के बारे में सुना होगा। कर्नाटक के कृष्णा राजासागर बांध में भरा हुआ पानी कई जिलों में सिंचाई के काम आता है। ये देखिए दोस्तों, ये हमें जो कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच कावेरी नदी है, उस पर बने बांध के बारे में जानकारी मिलती है, ठीक है। जो बेंगलुरु शहर की तमिलनाडु के मेटूर बांध, ओके, कर्नाटक का ये बांध हो गया और तमिलनाडु में ये वाला बांध हो गया, ठीक है। ये डेल्टा क्षेत्र की सिंचाई होती है, यहाँ तक का हमें हाईलाइट करना है। फिर आगे देखना है कि ये वाला कर्नाटक का कृष्णा राजा सागर बांध कावेरी नदी के ऊपरी छोर पर और तमिलनाडु का मेट्टूर बांध नदी के निचले छोर पर। ओके, हमें से पता चलता है कि कौन सा बांध कहाँ है, ये हमें हाईलाइट कर लेना है और हमें इसमें कुछ नहीं करना है, सिर्फ पढ़ना है। ये हमारा चैप्टर हो गया है ख़त्म। अब हम पहुंच गए हैं तीसरे भाग में। तीसरे भाग में चल गया है हमारा 5वां अध्याय, ये है पंचायती राज। पंचायती राज में हमें देखना है कि हमें क्या हाईलाइट करना है, हमें सिर्फ ये पढ़ना है, अभी पढ़ना है बस, ये हमें पढ़ना है, सिर्फ हमें यहाँ पे कुछ बात को हाईलाइट करना है। ओके, ये देखो दोस्तों, जैसे ग्रामीण क्षेत्र में ग्राम पंचायत लोकतांत्रिक सरकार का पहला स्तर है। इससे हमें पता चलता है ग्राम पंचायत कौन सा स्तर है। ग्राम पंचायत ग्राम सभा के प्रति जवाबदेह होती है। जैसे हमें इससे पता चलता है कि ग्राम पंचायत किसके प्रति जवाबदेह होगी, ग्राम सभा के प्रति होगी, क्योंकि ग्राम सभा के लोग ही उसको चुनते हैं, इसलिए उसके प्रति जवाबदेह होगी। अब हम आगे यहाँ से, ग्राम पंचायत के बाद दूसरा स्तर विकास खंड का होता है, इसे जनपद पंचायत या जनपद समिति कहते हैं। ओके, फिर हम पंचायत समिति के ऊपर जिला पंचायत या जिला परिषद होती है, यह तीसरा स्तर होता है। जिला परिषद एक जिले के स्तर पर विकास की योजनाएं बनाती है। पंचायत समिति की मदद से जिला परिषद सभी पंचायतों में आवंटित राशि के वितरण की व्याख्या करती है। ओके, अब हमें इसमें और कुछ भी हाईलाइट नहीं करना है दोस्तों। जब भी हम नोट्स बनाएंगे सिर्फ अपनी भाषा में, जिससे हम इसको समझ सके, हम बहुत छोटे शब्दों में, कम शब्दों में लिखेंगे, जिससे हम जल्दी समझ सके, बड़ी बात जल्दी समझ में आ सके। ये हमारा 6 अध्याय शुरू हो गया है, गांव का प्रशासन। अब हमें ये पढ़ लेना है, हमें देखना है कि इसमें हमें क्या क्या देखना है। ओके, ये हमें पढ़ना है, जो भी हमारे ज़रूरत की चीज़ें हैं, ये जैसे कि ये इसमें आप देखिए जिला अधिकारी, जैसे कि ये होता है जिला अधिकारी, उस जिला अधिकारी के नीचे तहसीलदार होता है, उन्हें विभिन्न मामलों का निपटाना होता है। जैसे कि
ये लिखें, पटवारी के काम का निरीक्षण कौन करता है? जिलाधिकारी। यहाँ से हम लिखें जिलाधिकारी पटवारी के काम का निरीक्षण करता है। जिलाधिकारी के नीचे तहसीलदार होते हैं जिसे हम पटवारी कहते हैं। ओके, तहसीलदार पटवारी के काम का निरीक्षण करता है। उसके बाद तहसीलदार पटवारी के काम का निरीक्षण करता है। एक मिनट, ये क्या है? देखो, तहसीलदार ही हमारे जाति प्रमाण पत्र जारी करता है। जो हम जाति प्रमाण पत्र बनाते हैं वो तहसीलदार बनाता है। हमें शायद पता था। तहसीलदार के दफ्तर में जमीन से जुड़े के मामले सुने जाते हैं। तहसीलदार के दफ्तर में ही जमीन से जुड़े मामलों के बात सुने जाते हैं। तहसीलदार ही पटवारी के काम का निरीक्षण करता है। जिलाधिकारी से नीचे होता है तहसीलदार। ओके, यहाँ से हमें पता चल जाता है। नए कानून के मुताबिक हिंदू परिवार में बेटों बेटियों और उनकी मां को जमीन में बराबर हिस्सा मिलता है। यह कानून सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश में लागू होता है। ये हाईलाइट कर देंगे। हमसे रह गया हाईलाइट करना। ओके, यहाँ तक हमें हाईलाइट करना है। इसी के हमें नोट्स बनाने हैं। ये जो कानून है ये है हिंदू अधिनियम 2005। ये हमें ध्यान रखना है, हिंदू अधिनियम 2005। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा ये चैप्टर लगभग ख़त्म हो चुका है। यस, अब हम आ गए हैं अध्याय 7 में। 7 अध्याय में हम देखते हैं हमें क्या क्या नोट्स बनाने हैं। हमें ये मिल गया है, यहाँ से हमें नोट्स बनाने हैं। हमें यहाँ से नोट्स बनाने हैं निगम पार्षद ही यह निर्णय लेते हैं कि अस्पताल और पार्क कहाँ बनेंगे। हमने पहले इसमें हमें देखना है कि सिर्फ हमें यही हाईलाइट करना है। निगम पार्षद ही यह निर्णय लेते हैं कि अस्पताल और पार्क कहाँ बनेंगे। शहर को अलग अलग वार्डों में बांटा जाता है और हर वार्ड में एक पार्षद को चुनाव होता है। नगर निगम में के कुछ निर्णय ऐसे होते हैं जो सारे शहर को प्रभावित करते हैं। ऐसे जटिल निर्णय पार्षदों के समूह द्वारा लिए जाते हैं। कुछ पार्षद मिलकर समितियां बनाते हैं जो विभिन्न मुद्दों पर विचार विमर्श करके निर्णय लेते हैं। ठीक है, हमें सिर्फ यही हाईलाइट करना है और हमें आगे देखना है। हमें क्या क्या देखना है इसमें, हमें पढ़ लेना है। हमें अपनी समझ के लिए ये सब पढ़ना है। एक बार पढ़ना है दोस्तों, आपको पढ़ना बहुत अच्छा रहेगा। ये अगर आप पढ़ लेंगे तो आप अच्छे से समझ लोगे। ठीक है, अब हमारा ये चैप्टर भी ख़त्म हो गया। अब हम अगले अध्याय में आ गए हैं और हमारा अगला अध्याय है ग्रामीण क्षेत्र में आजीविका। इसमें हम देखेंगे कि हमें क्या क्या हाईलाइट करना है। अगर हमें कुछ हाईलाइट करने का कुछ होगा तो हम उसे हाईलाइट करेंगे। ठीक है, हम देखते हैं आगे। हमें पढ़ लेना है ये पूरा चैप्टर है, इसमें कुछ नहीं है हाईलाइट करने के लिए। हम शहरी क्षेत्र में आजीविका देखेंगे। इसमें इसे भी हम पढ़ लेंगे। ओके दोस्तों, पूरे चैप्टर को हम पढ़ लेंगे। ओके दोस्तों, ये हमारी हो गई है कंप्लीट। हमारी एक बुक कंप्लीट हो गई है दोस्तों। आज हमें आपको इतना ज़्यादा कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आपकी पूरी की एनसीईआरटी की बुक कंप्लीट हो गई है। हमने 6th क्लास की एनसीईआरटी आज कंप्लीट कर ली है। हम नेक्स्ट वीडियो में आपको 7th क्लास की एनसीईआरटी के नोट्स बनाने सिखाएंगे और बताएंगे कि हमें क्या क्या हाईलाइट करना है उससे। आपको पूरी किताब पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आप एक बार अपनी नॉलेज के लिए पढ़ सकते हैं और जो मैंने बताया आपको वो आप नोट्स बना सकते हैं। अगर आपको और भी कुछ आपको लगता है कि आपको लिखना चाहिए, वो आपको याद नहीं रहेगा तो आप लिख सकते हैं, वरना आप जो मैंने बताया आप वही, अगर आप अपना टाइम बचाना चाहते हैं तो आप वो टाइम बचा सकते हैं। आपको पता चल जाएगा कि आपको क्या क्या लिखना है। आप जो भी लिखना चाहते हैं आप एकदम बुलेट पॉइंट्स बनाइए छोटे छोटे, क्योंकि एग्ज़ाम में हमारे पास इतना टाइम नहीं होता है कि हम इतनी पूरी किताब पढ़ सके। इसलिए आप छोटे छोटे पॉइंट्स बना के लिखिए। हाँ, और आपको
नोट्स ज़रूर बनाने हैं, ज़रूर ज़रूर ज़रूर, क्योंकि नोट्स ही आपको परीक्षा के लिए तैयार करते हैं। जब हम परीक्षा देने के लिए जाते हैं तो हम जल्दी से नोट्स पढ़ सकते हैं। पूरी किताब हम पढ़ नहीं सकते, इसलिए हम नोट्स बनाते हैं। इसलिए दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है, नोट्स ज़रूर बनाएं और मेरी वीडियो पे कमेंट्स और लाइक ज़रूर करें। मैं आपको पूरी एनसीईआरटी बताऊंगी कि आपको कैसे पढ़नी है और कैसे नहीं। अगर आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ शेयर और लाइक ज़रूर कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए। ओके, मैं आपके कमेंट्स का इंतज़ार करूँगी। आप प्लीज़ मुझे कमेंट्स करके बताइए।